Hello, future doctors. Myself, Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखो, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नीट 2024 का जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन सभी को दो बहुत बड़े डाउट है। पहला डाउट तो उनकी ऑल इंडिया रैंक बहुत खराब आई है। दूसरा डाउट उनको नीट के रिजल्ट में धांधलियां देखने को मिली, जैसा कि एक ही सेंटर से 6 से 7 लोग फुल स्कोर कर रहे हैं 720 आउट ऑफ 720 प्लस दो तीन स्टूडेंट 718 719 स्कोर कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब एनटीए ने इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन में बताया कि हमने नॉर्मलाइज फॉर्मूला यूज किया जो कि अपेक्स कोर्ट का आदेश था। तो ये मैं आज आपको पूरा समझाने वाला हूं। जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला मुझे मिल चुका है और वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो आपके डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर सोल्व हो जाएंगे। नीट 2024 के रिजल्ट को लेके आपके जो भी स्कैम लग रहा था, आपको जो भी चीजें लग रही थी, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। देर रात में वीडियो इसलिए ही बना रहा हूं, आप देख सकते हो मेरी आंखें भी बहुत लाल हो चुकी है क्योंकि इतने कॉल मैसेजेस आते हैं, वीडियो लाइव सेशन लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो थक भी जाते हैं हम काफी। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हजारों पेरेंट्स बच्चों का डाउट है ना, कि क्या क्या रिजल्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है क्योंकि उनकी ऑल इंडिया रैंक बहुत खराब हुई है। तो सारा कुछ डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते। जो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बताऊंगा, जो अपेक्स कोर्ट ने बताया है ना, मेरा नहीं है वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, अपेक्स कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बताया है। वो उसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका पहला डाउट है 719 बाई 720 कैसे है, 718 बाई 720 कैसे है ना? एनटी ने क्लेरिफाई किया कि उन्होंने नॉर्मलाइज फॉर्मूला यूज किया, लेकिन कौन सा नॉर्मलाइज फॉर्मूला यूज किया वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। कैसे आपको 720 नंबर पे 67 बच्चे देखने को मिले, ये भी इस वीडियो में पता लगेगा। एक ही सेंटर से 7 7 8 8 लोग कैसे आपको देखने को मिले, वो भी आपको पता लगेगा, है ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हुई है। ठीक है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा था कि हरियाणा के एक सेंटर से इतने बच्चे आ रहे हैं ना, कर्नाटक के 2 सेंटर से आ रहे, गुजरात के 2 सेंटर से आ रहे, उत्तर प्रदेश के 2 सेंटर से आ रहे, तमिलनाडु के 2 सेंटर से आ रहे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जब 718 और 719 आया था तो कल बहुत हड़कंप मच गया था ना, बच्चों ने बहुत कॉल मैसेजेस किए एनटीओ को, प्लस काफी सारे यूट्यूबर्स, काउंसलर्स, एजुकेटर्स सबने वीडियो बनाए थे कि कैसे पॉसिबल है ना, मिस्टेक्स हो गई पहले ऐसा लगा। ठीक है, मेरे को काफी सारे बच्चों ने रिजल्ट भेजा है ना, बच्चों का बाकायदा 718 और 719 वाले का। एक का शायद नाम विशाखा है और एक का यश कटारिया है ना, 2 कैंडिडेट थे। तो एनटीए ने क्लेरिफिकेशन के लिए देर रात ट्विटर हैंडल पे ये चीज बताई थी, है ना? मैं आपको भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ रूट प्रॉब्लम क्या है। तो एनटीए ने देर रात के ट्वीट किया था, एनटी रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशन and court case from the candidates of NEET UG 2024 raising concerns of loss of time during the conduct of examination on 5th May 2024. Such cases representation were considered by NTA and the normalization formula which has been devised and adopted by the Honorable Apex Court. Its judgment dated 13 June 2018 was implemented to address the loss of time faced by candidate of NEET UG 2024. The loss of examination time was ascertained and such candidates were compensated with grace marks. Candidates marks can be 718 और 719। इसका मतलब ये कि कुछ बच्चों ने ये कोर्ट केस किया और कुछ बच्चों ने ये आरोप लगाया कि उनको एग्जामिनेशन के अंदर जो पेपर करने का जो टाइम है, जो जनरली सभी बच्चों को 200 मिनट का टाइम दिया गया, 3 आवर्स और 20 मिनट्स का, उनको वो टाइम कम मिला क्योंकि ये इन्विजिलेटर की गलती थी या किसी की भी गलती थी, उस जो एग्जाम सेंटर था उसके सुपरिटेंडेंट की गलती थी, किसी की भी गलती थी। लेकिन काफी सारे बच्चों ने ये चीज बोला कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उनका टाइम वेस्ट हुआ और उसकी वजह से वो पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसकी वजह से नंबर कम स्कोर कर रहे। ऐसा बच्चों ने कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी। ठीक है, उसके बाद जब कोर्ट ने एनटी से पूछा तो एनटी ने जब पता लगाया उन पर्टिकुलर सेंटर पे बात की इन्विजिलेटर उनसे, तो रियल में पता लगा कि इन्विजिलेटर की कुछ गलतियों के कारण बच्चों को टाइम वेस्ट हो गया। बच्चों का काफी, कुछ बच्चों का 15 मिनट हुआ, किसी का 20 मिनट हुआ, किसी का आधा घंटा हुआ। अब ये क्या हुआ, अलग अलग सेंटर पे हुआ। जैसे हरियाणा का एक सेंटर जज्जर, जज्जर के सेंटर पे, जज्जर जो सिटी है वहां पे
काफी सारे सेंटर पे ये चीज देखने को मिली। प्लस महाराष्ट्र के अंदर जैसे मनकुड, अंधेरी, उन सेंटरों पे अपन को ये सारी चीजें देखने को मिली, बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, है ना। वो इन्विजिलेटर की इंटेंशनली गलती नहीं हो सकती, अनइंटेंशनली गलती हो कि उन्होंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम वेस्ट हो गया हो, या फिर 2 कोड का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपको पता है हरियाणा से ये भी खबर आ रही थी कि MNOP कोड के पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना, N2O2, तो 2 कोड के पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उससे भी बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। तो बच्चों ने कोर्ट में केस किया, तो फिर NTA ने जब सेंटर्स पे पता लगाया, उनसे बात की, तो ये पता लगा कि सच में बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। तो कोर्ट का डिसीजन था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के थ्रू बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाए, ताकि जो टाइम वेस्ट हुआ वो मार्क्स के तौर पे कंपनसेट हो पाए, ठीक है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने 13 जून 2018 में जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज हुआ था वो लगा के इन्होंने बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट किए। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो भी धांधलियां देखने को मिल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कि जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करने को देखा गया ना, अपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो यूज किया एनटीए ने, उसी की वजह से देखने को मिली है ना। मेरे अकॉर्डिंग पूरा सारा जो खराब हुआ रिजल्ट, वो सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करने की वजह से हुआ, क्योंकि हमारे माननीय अपेक्स कोर्ट के जज का डिसीजन था, इसलिए एनटीए को ये डिसीजन मानना भी पड़ा, ठीक है। इस फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बताता हूं, है ना। ये आप जो अपना रिजल्ट आया था उसमें भी आप देखोगे, आपको जो एक ही सेंटर से बच्चे देखने को मिले ना, ये आपको मैं वैसे भी बता चुका हूं। टॉप 100 में ये बच्चे जो आपको देखने को मिले 718, 719 देखने को मिले, वो सारी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का जो पीडीएफ है, जो अपेक्स कोर्ट ने जारी किया है, वो आपको मैं बताता हूं। ये जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। एक एक चीज अपन समझेंगे। ये मेरे को पीडीएफ किसी के टेलीग्राम चैनल पे मिला, काफी अच्छा पीडीएफ है ना, बिल्कुल एक्यूरेट पीडीएफ है। इसी के अकॉर्डिंग एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि डेट भी वही है ना, जो एनटीए ने बोली है। आप देखो, जो एनटीए ने बोली है 13 जून को जो आया था कोर्ट का डिसीजन, ऐसा इसलिए हुआ था, इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। इसकी हिस्ट्री ये है कि 2018 में क्लेट का एग्जाम हुआ था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि लॉ वाले बच्चों के लिए होता है। उसमें क्या हुआ था कि कुछ बच्चों को, मतलब क्वेश्चन अपीयर हो रहा था, ऑनलाइन एग्जाम था, क्वेश्चन अपीयर हो रहा था, फिर डिसअपीयर हो रहा था, है ना, बार बार क्वेश्चन गायब हो रहे थे, टाइम वेस्ट हो रहा था। तो उसको देखते हुए बच्चों ने कोर्ट में केस फाइल किया था। फिर जब जो कोर्ट का डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, फिर ये सारी चीजें हुई, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया गया। समझ आ गया आपको? मैं आपको बताता हूं, ये देखो प्रॉपर लिखा हुआ है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिडिक्शन रिटर्न पिटिशन थी नंबर 551 ऑफ 2018, जो अभी एनटीए ने जो क्लेरिफिकेशन के अंदर भी डेट लिख रखी है, ये जजमेंट है, ठीक है। क्लेट का एग्जाम हुआ था, उसी के अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी। उसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला दिया गया था, वही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नीट एग्जाम के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली वही फॉर्मूला यूज किया गया, ठीक है। जैसे क्यों बच्चों ने कोर्ट, क्लेट के जो बच्चों थे, उन्होंने क्यों कोर्ट में केस फाइल किया, उसका रीजन इन्होंने बता रखा है। देखो आप इसको हाईलाइट करते हैं अपन। Questions of examination did not appear on the screen at the start and we were intermittently disappearing, reappearing. स्टार्टिंग में क्वेश्चन शो नहीं कर रहे थे, फिर बार बार डिसअपियर हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे। एक तो इसकी वजह से बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, ऑनलाइन एग्जाम था। द ऑप्शंस टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टॉप्ड वर्किंग इंटरमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब वर्क कर रहे थे तो बार बार स्टॉप हो रहा था, ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, है ना, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा था, इन्विजिलेटर अनहेल्पफुल थे, और कंप्यूटर डिसफंक्शनल होने की वजह से बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो बच्चों ने कोर्ट में केस फाइल किया, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट थे ना, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जाम हो रहा था, ठीक है। उसको देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये जज भी बता रखे इन्होंने, है ना, देखो आप, रिटायर्ड जज ऑफ केरला हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस MR हरियार नायर, काफी जो बड़े बड़े जज थे ना, उन्होंने ये डिसीजन दिया था। डॉक्टर संतोष कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इन लोगों ने ये सारी चीजें बताई थी। आप उसको पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो नीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया गया, वो जो कोर्ट ने दिया था वही यूज किया गया, और इसी से सारी धांधलियां देखने को मिल रही है। इसी से अपन को 718, 719, अपन को एक ही सेंटर से 6-6, 7-7 बच्चे जो देखने को मिल रहे हैं टॉप 50 के अंदर, 720 आउट ऑफ 720 जो ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर जो आ रहे हैं, वो इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला करके बहुत ज्यादा नंबर स्कोर हो गया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है।
और उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है ना, बहुत इजी सॉल्यूशन है। बस वो इजी सॉल्यूशन होगा और सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, यदि एनटीए इस चीज को मानता है, उस सॉल्यूशन को अप्लाई करता है, तो बहुत इजी सॉल्यूशन के थ्रू सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बच्चों के जो डाउट थे, पेरेंट्स के जो डाउट थे, वो सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं खुद खूब रिसर्च कर रहा था, तब जाके मुझे ये पीडीएफ मिला है। आपको पता है अलग सर भी लाइव आए थे, अलग सर भी लाइव आए थे, उन्होंने भी ये नॉर्मलाइजेशन वाली थ्योरी बताई थी, लेकिन उनको वो थ्योरी क्लियर नहीं थी। वो एज्यूम कर रहे थे कि ये हो सकता है ना, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिल सकता है, इस तरीके से एज्यूम कर रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल जो कोर्ट ने दी थी, ये लिख रखा है यहाँ पे, देखो आप सारी चीजें पढ़ सकते हो आप, है ना। मैं आपको भी शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीजें, ये आप इनको पढ़ सकते हो। क्लेट के एग्जाम में ये थ्योरी लगी थी। ये देखो कितने बच्चे थे, 54,464 बच्चों को प्रॉब्लम आई थी 250 सेंटर के अंदर। ठीक है, तो 4690 बच्चों ने कंप्लेन की थी। ठीक है, फिर इनके लिए कमेटी घोषित हुई, और कमेटी जब कोर्ट के अंदर केस गया, ये जज है। ठीक है, जो एडवोकेट जिन्होंने पिटिशन फाइल की है ना, वो है, प्लस जज के मैंने आपको नाम बता दिए। उसके बाद आप देख सकते हो, इस पूरा लिख रखा है, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा। इसको मैं जूम करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो ऐसा तो आपको समझ आएगा नहीं, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। ये देख लो, ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नीट एग्जाम के अंदर यूज हुआ है ना। ये आपको जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। 99% जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट है। मोस्ट प्रोबेबली यही नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज हुआ है, क्योंकि देखो आप डेट भी देख सकते हो, 13 जून 2018 को ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, है ना। पिटीशन फाइल हुई थी क्लेट के एग्जाम में। ठीक है, वो भी 200 क्वेश्चन का एग्जाम था, और शायद ये भी 200 क्वेश्चन का एग्जाम है, इसलिए मुझे लगता है ये फॉर्मूला यूज किया गया। इन्होंने पूरा समझा रखा है सेकंड वाइज, कैसे सेकंड कैलकुलेट हुए, कैसे क्वेश्चन कैलकुलेट हुए, वो मैं आपको अब समझाता हूं। ठीक है, यहां से आप पढ़ सकते हो। अब मैं आपको अच्छे से सारी चीजें समझाता हूं क्या हुआ। एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनना। उस कोर्ट के जो पीडीएफ है, जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, उसके अंदर जो चीजें लिख रखी थी, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है, एक सेकेंड। तो देखो क्या हुआ, एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लो एक बच्चा था, एग्जाम्पल है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ना। अब ये अपन को जानना है, एनटी बस ये क्लेरिफाई करे कि कितने बच्चों के साथ ये सारी चीजें हुई। एक बच्चा है, 200 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 180 क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन जो मानेंगे डाटा वो क्या होगा, 180 क्वेश्चन होगा। आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही नहीं होते, तो 180 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। टाइम कितना होता है आपके पास, 3 ओवर्स 20 मिनट, यानी कि 200 मिनट होती है आपके पास। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा है, जिस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया, 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो, सॉरी 100, ये मान लो आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उस बच्चे ने। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन आपके डाउट पूरे सोल्व हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। उस बच्चे का किसी भी रीजन की वजह से, इन्विजिलेटर रीजन हो सकता है, गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये रीजन हो सकता है, या कोई भी रीजन होने की वजह से उस बच्चे का मान लो 15 मिनट वेस्ट हो गए, है ना। और उसी बच्चे ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। समझ आ गया आपको, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। ऐसा ही हुआ है, किसी का 15 मिनट, किसी का 30 मिनट, किसी का 35 मिनट, किसी का 45 मिनट, किसी का घंटा भर वेस्ट हुआ है। तो 150 क्वेश्चन उस बच्चे ने अटेम्प्ट किए, उसके मान लो 25 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ही अप्लाई हुआ है, और 125 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में बच्चों के नंबर कितने आने चाहिए थे, बच्चे के जो नंबर आने चाहिए थे, नीट का एग्जाम है आपको पता है +4 मिलता है सही होने पे, और गलत होने पे -1 मिलता है। तो बच्चे के नंबर आने चाहिए थे 125 × 4 -25 × 1, क्योंकि एक
नेगेटिव होने पे 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो 500 माइनस 25, तो बच्चे के नंबर कितने आने चाहिए थे? 475, ये आने चाहिए थे एक्चुअल में। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कैसे यूज हुआ? ये जो 15 मिनट वेस्ट हुए इसी के अंदर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज हुआ। कैसे? देखो, आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं कितने मिनट के अंदर? 200 मिनट। देखो तो मिनट नहीं, अपन को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को एक्यूरेसी सेकंड में भी रखनी पड़ती है। तो 200 इंटू 60 कितने सेकंड हो गए? अपन को 12,000 सेकंड मिलते हैं नीट के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, 12,000 सेकंड मिलते। बच्चे का 15 मिनट वेस्ट हो गए, मतलब जो वेस्ट हुआ टाइम है वो कितना है? 15 मिनट इंटू 60 सेकंड, कितना वेस्ट हो गया? 900 सेकंड बच्चे के वेस्ट हो गए। बच्चे को टाइम कितना मिला? नॉर्मली 12,000 सेकंड मिलते, हर एक बच्चे को 12,000 सेकंड मिलते, लेकिन बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया 900 सेकंड। तो बच्चे को टाइम कितना मिला? 11,100 सेकंड, है ना। बच्चे को सिर्फ 11,900 सेकंड मिले। समझ आ गया आपको? और उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने? उसमें 150 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए। ठीक है, 11,100 सेकंड में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितने सेकंड लगे? बिल्कुल प्रैक्टिकल जो उसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वही मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं। आप खुद पीडीएफ को पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ना, वो कोई हर किसी ने तो जजमेंट दिया नहीं है ना। जो वकील थे वो भी बहुत अच्छे वकील थे, और डिसीजन जो भी दिया है वो भी जो अपेक्स कोर्ट के जज है उन्होंने दिया है। उसके अंदर यही लिख रखा है बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन कितने सेकंड में अटेम्प्ट हुआ? यहां से काट दो आप, ये कितना हो गया? 15 7 105 6 60 और 4, मतलब 74 सेकंड के अंदर बच्चे ने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बच्चे को कितना टाइम लगा? 74 सेकंड लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आंसरिंग एफिशिएंसी। मतलब बच्चे की एफिशिएंसी क्या है? बच्चे की एफिशिएंसी है 74 सेकंड। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बच्चा 74 सेकंड लगाता है। अब देखो बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपेक्स कोर्ट ने दिया है। बच्चे का टाइम वेस्ट आपको मैंने बताया 900 सेकंड हुआ। तो मान लो बच्चे को 900 सेकंड और मिलते तो वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाता? 74 सेकंड में एक क्वेश्चन करता है, तो 900 सेकंड में कितने क्वेश्चन और करता हूं? इंटू 900। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे आप कितना आएगा? 740 12 आएगा लगभग। ठीक है, लगभग 12 आएगा। तो यदि उसको 900 सेकंड और मिलते, उसका टाइम वेस्ट नहीं होता, तो वो 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करता। ठीक है, तो मान लो ये नॉर्मल कंडीशन होती या रिवाइज्ड कंडीशन है कि बच्चे को फिर से मान लो यदि 15 मिनट दे दिए जाते तो 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करता। तो कितने अटेम्प्ट करता टोटल? पहले उसने कितने किए थे? 150 किए थे। रिवाइज्ड में बोल रहा हूं, रिवाइज्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट बोल रहा हूं मैं ना, कितने करता हूं वो करता। पहले 150 कर चुका है और 12 और करता, वो 162 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता क्योंकि 12 क्वेश्चन वो इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि उससे 15 मिनट वेस्ट हो गए, उसके 15 मिनट उससे छीन लिए गए। अब ये वेरी करेगा, किसी बच्चे का 30 मिनट वेस्ट हुआ, किसी का 45 मिनट, किसी का 15 मिनट, किसी का 10 मिनट, है ना। ये जो सेंटर पे जो बच्चे हैं वो या तो वही बता सकते हैं या इन्विजिलेटर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो 162 क्वेश्चन वो बच्चा अटेम्प्ट करता है यदि उसका टाइम वेस्ट नहीं होता तो। समझ आ गया आपको? अब देखते हैं अपन, उस बच्चे ने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट बताता हूं मैं आपको, सुनना मेरी बात है ना। रिवाइज्ड करेक्ट बता रहा हूं मैं, रिवाइज्ड। ठीक है, जब बच्चे ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें से 125 सही किए, है ना। जब बच्चे ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो 125 क्वेश्चन सही किए। वही बच्चा यदि 162 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो कितने सही करता? 125 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 162, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन रिवाइज्ड करेक्ट
यदि उस बच्चे को टाइम मिलता है 162 क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट करता तो कितने करेक्ट होते? अपन यूज करते फॉर्मूला 5 6, देख लो आप, इसको कर देते हैं अपन 42 7 6 42, ठीक है, ये आ गया 35 3 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। वो सेम बंदा 135 क्वेश्चन करेक्ट करता सॉरी, ठीक है। उस बंदे ने जब उससे 15 मिनट कम मिले तो उस बंदे ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें 125 सही किए और 25 रॉन्ग किए। उसी बंदे को यदि 15 मिनट मिलते तो 162 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करता, 135 करेक्ट करता वो, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हुआ। कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट करता वो? अब उसको जैसे मान लो, ये मानो जैसे आप उसको 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करता हो तो 12 क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन थोड़ी सही होते हैं, कुछ तो गलत भी होते हैं ना, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रिवाइज्ड क्वेश्चन है ना, रोंग बाय कैंडिडेट, कितने क्वेश्चन वो गलत करता? तो इसका भी फॉर्मूला है सिंपल सा कि बच्चे को जब 150 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किए तो उसमें से 25 रोंग किए उस बच्चे ने। जब 150 क्वेश्चन उस अटेम्प्ट किए बच्चे ने तो 25 रोंग किए, तो वो 162 यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो कितने रोंग करता? 25 बटा 150 इंटू 62 162 है ना, तो कितने हो गए 6 12 7 42, तो 27 क्वेश्चन अब वो रोंग करता। पहले वो 25 क्वेश्चन रोंग कर रहा था 150 में, 162 अटेम्प्ट करता तो 27 रोंग करता। तो एक्चुअल क्या पता लगा आपको? रिवाइज्ड वो टाइम मिल जाता बच्चा तो कितने करेक्ट करता? 135 करेक्ट। ये पता लगा आपको 135 करेक्ट करता और 27 रोंग करता। ये इन्होंने अपन ने इस फॉर्मूला से पता लगाया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जजमेंट उन्हीं का है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं। सारी जो प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करने की वजह से हुई है, और इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब बच्चे के नंबर कितने आते? 135 करेक्ट है, 27 रोंग है, माइनस 27 इंटू 1, ये करो। बच्चे के नंबर आते, हालांकि इस फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चे के नंबर कितने आते? 513। यदि उसको टाइम मिलता तो उस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर कितने आते? 513 मार्क्स आते, ठीक है। और बच्चे के मार्क्स एक्चुअल में आए कितने? जब उसने 25 इनकरेक्ट किए 125 करेक्ट किए तो बच्चे के नंबर कितने? 475। लेकिन उसको यदि 15 मिनट और मिलते, उसका जो टाइम वेस्ट नहीं होता, तो कितने नंबर आते उसके? 513। अब देख लो 513 माइनस 475, तो कितने नंबर का आपको गैप देखने को मिला? 38 नंबर का आपको गैप देखने को मिला। तो उसके 15 मिनट में ये मान रहा है कोर्ट, जो कोर्ट का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है कि 38 मार्क्स और आते यदि उसको 15 मिनट मिलते तो। इस तरीके से कोर्ट ने ये फॉर्मूला दिया है। अब और इसी की वजह से अब क्या हुआ, उस बच्चे को कोर्ट में जाने के बाद जितना टाइम वेस्ट हुआ तो 513 मार्क्स कैलकुलेट किया। अब एनटी ने जो रिजल्ट बनाया ना उसका, अब एनटी ने जो रिजल्ट बनाया वो 513 मार्क्स का रिजल्ट बनाया। अब उसके 475 मार्क्स नहीं है, अब उसके 513 नंबर है। समझ आ गया आपको? अब ये तो आप देखो पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। 15 मिनट वेस्ट हुए, यदि उसके 30 मिनट वेस्ट हुए, 35 मिनट वेस्ट हुए, 45 मिनट वेस्ट हुए, तो आप देख लो ना फिर कितने मार्क्स उसके बढ़ जाएंगे। तो सारी चीजें डिपेंड कर रही है वेस्टेज ऑफ टाइम पे। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ उतने ही ज्यादा बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एरर भी है। इसमें एरर ये ऐसा है कि उस बच्चे को 3 घंटे और 20 मिनट मिले, ये मान रहा हूं मैं कि उसके यदि 15 मिनट खराब हुए तो 3 घंटे 5 मिनट में जब उसको बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो उसी स्पीड से करेगा। उसी पेपर को 3 घंटे 5 मिनट में भी तो करने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्पीड भी तो फास्ट हुई है उससे, है ना। अब उसकी स्पीड फास्ट हुई है तो जो क्वेश्चन वो 3 घंटे 5 मिनट में जनरली वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता, मान लो 3 घंटे 5 मिनट का पेपर होता तो वो 150 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको जब 15 मिनट कम मिले तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई, तो 150 की जगह 140 ही अटेम्प्ट कर पाता शायद। तो 10 क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा भी तो अटेम्प्ट किए, तो वहां भी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान लिए, प्लस यहाँ के 15 मिनट में 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था, तो 22 क्वेश्चन हो गए। जबकि एक्चुअल में वो कर कितना पाता? 155 160 ही कर पाता, लेकिन 22 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए। इस तरीके से इस फॉर्मूला में थोड़ा सा एरर देखने को मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी फॉर्मूला इन्होंने काफी सही है, बिल्कुल फॉर्मूला इस तरीके से यूज किया है, बिल्कुल
चीजें समझ आ रही है अपन को? तो उस बच्चे के 513 नंबर है। अब मान लो किसी का 1 घंटा टाइम वेस्ट हुआ, और ये तो एक्चुअल में बच्चों की रिपोर्ट है। जज्जर महाराष्ट्र के अंदर काफी सेंटर्स, अंधेरी के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बच्चों को टाइम वेस्ट देखने को मिला। अब आपको पता है एक एक सेंटर पे 500 500 600 600 हजार हजार बच्चे होते हैं। यदि 10 सेंटर के बच्चों ने भी, जब 20 सेंटर 25 सेंटर 50 सेंटर के बच्चों को तो टाइम वेस्ट हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एग्जाम होता है। 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, इन्विजिलेटर की गलती की वजह से। मान लो 50 सेंटर में 5000 की जगह 5000 में से सेंटर पे एग्जाम हुआ है, 50 सेंटर में भी यदि ये प्रॉब्लम हुई है, तो 50 इंटू एक सेंटर में 1000 बच्चे हैं तो 50,000 बच्चे हो गए। अब 50,000 बच्चों का यदि टाइम वेस्ट हुआ और कोर्ट में वो गए और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करा के ये थ्योरी लगाई, तो आप देख सकते हो कितने मार्क्स बढ़ गए, है ना। उन 50,000 बच्चों के यदि मार्क्स बढ़ेंगे तो वो मार्क्स कहां आएंगे? वो रिजल्ट में तो शो करेंगे, वो कहां शो करेंगे? अब देखो, अब इसमें कैसे क्या प्रॉब्लम हुई, अब वो मैं आपको बताता हूं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी टेक्निकल एरर देखने को मिल रहा है। उस बच्चे के थे 513 नंबर, नॉर्मली उसके कितने आते हैं? 475 आते हैं। अब एक और कैंडिडेट है रियल में 513, जिसका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उसके आंसर किसे कैलकुलेट किए? 513, और इस बच्चे के भी आए 513। ये नॉर्मल कैंडिडेट है जिसने आंसर किसे कैलकुलेट किए? 513 है। और ये जो बच्चा है ये 513 कौन? जिसका टाइम वेस्ट होने के बाद आए, ठीक है, जो कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला दिया उसके बाद यूज किया। तो अब रैंक किसको क्या दे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर ये भी बोल रखा है कि इस बच्चे को रैंक मान लो ए दे दी, तो इस बच्चे को रैंक बी दो। इसके लिए 513 ए लिखो, 513 बी लिखो। इस बच्चे को पीछे नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इस बच्चे का भी टाइम वेस्ट हुआ, और इस बच्चे को आगे भी नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल कैंडिडेट है, इसने तो अपनी मेहनत से 513 लाया, इसने अपना फॉर्मूला यूज किया, तो इस बच्चे को भी बराबर इक्वल मानना पड़ेगा। इसलिए इस बार ऐसा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला करके बच्चों के 720 से भी ज्यादा है, 725 भी आए होंगे, 730 भी बन गए होंगे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करने के बाद। लेकिन 720 तो मैक्सिमम मार्क्स है, तो एनटी ने क्या किया, 720 उन बच्चों को दे दिए। और 720 पे आपको हरियाणा के इसलिए बच्चे देखने को मिल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक ही सेंटर पे हरियाणा के जज्जर, अंधेरी और इन्हीं सेंटर पे टाइम वेस्ट बच्चों का ज्यादा हुआ। तो हो सकता है कि वहां नॉर्मल कैंडिडेट होंगे 630 640 वाले, लेकिन उनके ये फॉर्मूला लग के 720 आउट ऑफ 720 हो गए होंगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ये चीज मेरे को बिल्कुल पॉसिबल लगती है, ये चीज हो सकती है। अब इसमें क्या है कि 513 है। अब कोई कैंडिडेट था, नॉर्मली इसके कितने आ रहे थे बिना टाइम वेस्ट, वैसे कितने आ रहे थे, टाइम वेस्ट भी हो गया तो उसने कैलकुलेट किया तो 475 आ रहे थे। अब बच्चा को ये 500 वाला, पहले क्या था उससे आगे था वो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करने के बाद इसको 513, तो ये बच्चा 500 वाला पीछे चला गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो 620 630 640 पे जो बच्चे थे, 630 640 660, ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मल कैंडिडेट से मान लो, और ये लोगों ने जिसके 580 भी नंबर हो, लेकिन ये फॉर्मूला लगा के यदि किसी का टाइम वेस्ट हुआ है, किसी के 670 आ गए, तो ये बच्चा आगे निकल गया और ये बच्चे पीछे हो गए। तो जितने बच्चे आगे निकलते गए और बाकी के जो नॉर्मल कैंडिडेट्स थे वो पीछे होते गए, इसलिए इनकी रैंक खराब हो गई, है ना। इन बच्चों के लिए क्या है, अलग से सीट क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि इन बच्चों को भी इक्वल रैंक दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इन बच्चों को मार्क्स ज्यादा है तो इनको अच्छी रैंक मिलेगी, नॉर्मल कैंडिडेट्स को पीछे रैंक मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इनके जजमेंट में ये सारी चीजें लिखी हुई है। इस बच्चे के लिए सीट क्रिएट हुई तो 669 वाला जो बच्चा था वो इनसे पीछे हो गया, तो उसकी रैंक खराब हो गई। इस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले वर्क किया, इससे पूरा रिजल्ट खराब हो गया। आपको जो 718 719 देखने को मिल रहे हैं वो भी इसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। एक ही सेंटर से इतने बच्चे क्यों हैं वो भी इसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। और रैंक जो खराब हुई है मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग, वैसे तो काफी सारे रीजन रहे हैं, पटना में जैसे पेपर लीक हुआ है ना, काफी रीजन रहे, लेकिन उनसे इतने बड़े लेवल पे फर्क नहीं आ सकता, क्योंकि 20 बच्चों ने यदि पेपर खरीद दिया तो वो 20 बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इतनी ड्रास्टिक लेवल पे है ना, इतने बड़े लेवल पे इतनी ऑल इंडिया रैंक खराब जब भी हो सकती है जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया है और उनको ज्यादा मार्क्स देती है। इस तरीके से हुआ। अब इसका एक सॉल्यूशन, एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन यही है। देखो, एनटी की इसमें इन्विजिलेटर की गलती मानता हूं मैं, इन्विजिलेटर की भी गलती है ना, एनटी की भी ये गलती है कि एनटी को ये फॉर्मूला पहले तो पब्लिक करना चाहिए था, है ना। ये मेरे को ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? जब ये फॉर्मूला एनटी को पता है, ये फॉर्मूला जब कोर्ट ने दिया है तो उस फॉर्मूले को जो रिजल्ट पब्लिश किया उसके साथ ये फॉर्मूला भी तो पब्लिश होना चाहिए। ये फॉर्मूला बच्चों को क्यों पूछना पड़ रहा है? उनको बताना चाहिए कि इतने बच्चे हमने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला से इतने बच्चों को नंबर दिए। अब इतने बच्चों को आपने दे तो दिए, उससे क्या हुआ, बाकी के जो नॉर्मल कैंडिडेट्स थे उनके तो
नंबर बढ़े ही नहीं उनके, तो खराब हो गई उनकी ऑल इंडिया रैंक। और काफी ऐसे नॉर्मल बच्चे भी तो हैं जिनका टाइम वेस्ट हुआ है। काफी बार मैं देखता हूँ मेरे टाइम पे ही, जब कई बार 15 मिनट 10 मिनट तो ऐसे डिले हो जाता है ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट करने में, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में, कई बार रॉन्ग पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कई बार इन्विजिलेटर, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, सेंटर पे चेकिंग में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो काफी बार सारे बच्चे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स थे उनका भी तो टाइम वेस्ट हुआ, या तो फिर उन्हीं को भी उनको भी मिले, यदि न्याय मिला है तो उनको भी मिले। या फिर इसका सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि एक बार एनटी एक लिस्ट जारी करे कितने बच्चों को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया गया है ना, 10,000 20,000 50,000 लाख कितने बच्चों का, ये डाटा पब्लिक होना चाहिए। प्लस अब अपेक्स कोर्ट का डिसीजन है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करना है, जब कोर्ट ने बोला है तो कोर्ट का डिसीजन मान, कोर्ट क्या चाहता है कि बच्चों को न्याय मिले। कोर्ट ये तो चाहता नहीं है कि रिजल्ट खराब हो, है ना, कोर्ट ये चाहता ही नहीं है। और ना बच्चे चाहते हैं कि हमारी वजह से दूसरे बच्चों को सीट ना मिले, बच्चे चाहते हैं कि हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ उससे हमारा स्कोर खराब हो और हमारा स्कोर बढ़े। तो उसके लिए क्या हो सकता है, ये 50,000 40,000 जो भी बच्चे थे उनका फिर से नीट कंडक्ट करा दिया जाए, सेम लेवल का पेपर बना दो। ये 50,000 10,000 जो भी फिगर है, ये जब एनटीए डाटा पब्लिक करेगा कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया गया, उसके हिसाब से उन बच्चों का फिर से एग्जाम कंडक्ट करा दो, उनके जो मार्क्स होंगे उसको रिजल्ट में डाल दो, और रिजल्ट में डालने के बाद कंबाइंड रिजल्ट घोषित कर दो। और मैं कहता हूं आपको 100% ऑल इंडिया रैंक आपकी फिर से अच्छी आ जाएगी। क्योंकि ये जो बच्चे जिनको जितने मार्क्स मिल गए, किसी बच्चे को 720 मिले तो वो 720 स्कोर कर लेगा क्या? कोई चांस ही नहीं है वो 720 स्कोर कर लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को 2020 के अंदर ये फॉर्मूले में थोड़ा सा एरर ऐसा है, 2020 में मेरे मार्क्स है 636, ठीक है, और मैंने पेपर को अटेम्प्ट कर लिया था रियल में 2 और 30 मिनट्स में मैंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया था। हमारे टाइम पे 180 मिनट्स ही मिलते थे, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता था, तो मैंने 150 मिनट के अंदर 636 नंबर स्कोर किए, ठीक है। अब और मैंने क्वेश्चन 179 अटेम्प्ट किए, और मान लो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने, ठीक है, लीव किया। अब मेरे को 30 मिनट और दे देते मान लो, तो क्या मैं, मेरे 30 मिनट का यदि ये मान लो मेरा 15 मिनट वेस्ट हो गया उसमें से, तो मेरे को तो 2 घंटे 45 मिनट फिर भी टाइम मिला ना। मेरा पेपर तो 3 घंटे 2 घंटे 30 मिनट में ही हो गया, तो 15 मिनट तो फिर भी मिला। यदि मेरा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा दोगे तो मेरे तो 696 700 हो जाएंगे। अब मेरा पेपर जब 2.5 घंटे में हो गया और 636 नंबर मैंने सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, तो मेरे को तो एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यदि पेपर बच्चों का यदि टाइम वेस्ट हुआ है ना, तो बच्चे की एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है ना, ऑटोमेटिकली उसका जो सिस्टम होता है उस तरीके से काम करता है कि फटाफट उसको पेपर अटेम्प्ट करना है। और काफी सारे बच्चे यदि किसी के 620 630 640 नंबर वाला यदि कोई बच्चा है तो वैसे वो इंटेलिजेंट है, वो कम टाइम में यदि 15 मिनट उसका वेस्ट हुआ, देखो वैसे तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा एग्जाम में सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि टाइम वेस्ट हुआ तो उस बच्चे के 15 मिनट से इतना फर्क नहीं आ गया कि उस बच्चे को 620 वाले बच्चों को यदि 30 मिनट वेस्ट हुए तो उसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करके 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लेगा वो। यदि उसका टाइम वेस्ट नहीं होता तो 620 की जगह 640 कर लेता, वो 635 कर लेता, 650 कर लेता। और क्या पता जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता वो रॉन्ग भी तो हो सकते थे, जरूरी है कि वो क्वेश्चन सही हो। अपन ने ये मान लिया 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 23 सही है, अब अगले 25 करूंगा उसमें से भी 23 सही हो, ये कोई गारंटी है क्या? अगले 25 में से 23 गलत हो जाए, अगले 25 में से 5 गलत हो जाए, 10 गलत हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इतने बड़े लेवल पे अप्लाई करना बिल्कुल रॉन्ग सिस्टम है। ये इतने बड़े लेवल पे ये चीजें अप्लाई नहीं होनी चाहिए। इससे अप्लाई करने से क्या हुआ, वो बच्चे सारे बीच में आ गए, जो अच्छी रैंक वाले कैंडिडेट्स थे, जो अच्छा स्कोर जिन्होंने किया था नॉर्मल कैंडिडेट्स, वो सारी रैंक पीछे हो गई। अब कोई बच्चा 720 कैसे स्कोर कर लेगा? 720 यदि उसको टाइम दे देते तो भी 720 स्कोर नहीं करता, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला की वजह से 720 स्कोर कर दिया। तो मेरे हिसाब से एक सिंपल सा सोल्यूशन है, वो पूरी लिस्ट पब्लिक करो, और जो जो बच्चों का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया है उन सारे बच्चों का री एग्जाम करवा दो। देखो 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना तो मुश्किल है, लेकिन 10,000 20,000 50,000 बच्चों का एग्जाम कराना कोई मुश्किल नहीं है। एक दिन में एग्जाम कंडक्ट होगा, बच्चे जितना स्कोर करेंगे उनका भी साथ में उनकी भी आंसर किया जाए, उनका भी रिजल्ट आ जाए, उसके बाद कंबाइन कर दो रिजल्ट। अब ऑल इंडिया रैंक जो आई है वो आई है रियल। ये बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, और यही हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। जो इतना दिन से अपनी 2 दिन से जो कंफ्यूजन चल रहा है उसका मुझे लगता है यही प्रॉब्लम हुई है। और जो मेरे को समझ में आया है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, जो मुझे समझ में आया, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका अपन आदर करते हैं ना। कोर्ट ने जो समझाई ये चीज वो भी मैंने आपको बता दी है, आप खुद पीडीएफ देख लेना। पीडीएफ में ये चीज लिख रखी है, सेम ये कैंडिडेट्स के नंबर लिख रखे हैं। क्लेट के अंदर हुआ था ऐसा 2018 में, और वही 2024 के अंदर नीट के अंदर इन्होंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो इतने बड़े लेवल पे इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया जा सकता। और इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट, यदि यहाँ पे एक एक नंबर भी किसी बच्चे का बढ़ता है तो जो नॉर्मल कैंडिडेट था उसकी रैंक बहुत खराब हो जाएगी। तो इन सारे डाटा को पब्लिक किया जाए, प्लस उन बच्चों का एग्जाम फिर से कंडक्ट करा दो, है ना। 40,000 50,000 लाख बच्चे जो भी थे, उन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराने में टाइम भी नहीं लगेगा कोई, और न ज्यादा मैन पावर यूज होगी, न ज्यादा पैसा खर्च होगा, और सभी बच्चों को न्याय भी मिल जाएगा, सभी बच्चों का रिजल्ट फिर से आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी सा सोल्यूशन है ना। सभी बच्चों का रिजल्ट वापस आना चाहिए उन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। बाकी आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मैंने आपको इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसका श्रेय मैं भी नहीं लूंगा। ये अविनाश शर्मा नाम का यूट्यूब चैनल है, उसने ये पीडीएफ प्रोवाइड किया है, वहीं से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है और मैंने ये सारी चीजें बताई है। क्योंकि देखो, जिसने ये सारी चीजें ढूंढी है, मेहनत की है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। तो उस बंदे को क्रेडिट मिलना चाहिए, उसने ये पीडीएफ प्रोवाइड किया, मैंने चीजों को समझा, पीडीएफ को पढ़ा, तो उसमें ऐसा ही लिख रखा है। आप खुद पीडीएफ को पढ़ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि एनटी इस चीज को मानता है, एक्सेप्ट करता है, तो अच्छी बात है। नहीं मानता है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो जो रिजल्ट एनटी ने घोषित कर दिया वो कर दिया। बाकी के बच्चे जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है 670 680, वो बायोमेडिको से जुड़ना चाहते हैं, यदि तो जुड़ सकते हैं। बायोमेडिको से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। बेसिकली 2 प्लान है, गोल्डन और डायमंड। गोल्डन प्लान का प्राइस 2000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है और परफेक्ट काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें 2 एमबीबीएस डॉक्टर का गाइडेंस मिलता है। किसी भी काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको 2 एमबीबीएस डॉक्टर का गाइडेंस प्रोग्राम नहीं मिलेगा। डायमंड प्लान का प्राइस 4000 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल है, वन टाइम फी। डायमंड प्लान में आपको इस गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे। गोल्डन प्लान में क्या फीचर्स है? इफेक्टिव गाइडेंस फ्रॉम 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स, बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट फॉर स्टेट कोटा 85% एंड ऑल इंडिया कोटा 15%, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। बायोमेडिकोस की प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इंपोर्टेंट पीडीएफ मिलेंगी और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको स्टेट कोटा से कॉलेज लेना है या ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है, किस राउंड में आप कॉलेज ले, ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं हो, ठीक है। डायमंड प्लान में ये सारे फीचर्स मिलेंगे, प्लस कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। आपके लिए ऑल इंडिया के 15% कोटा और स्टेट के 85% कोटा के लिए लिस्ट बनाई जाएगी। प्रोसेस सेम है, 9521270863 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे, व्हाट्सएप नंबर भी मेरे यही है, इस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। फिर आप बायोमेडिकोस से जुड़ सकते हो, बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप एनरोल कर पाओगे, ठीक है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। देर रात मैंने वीडियो इसलिए बनाया है ना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।